Hello and welcome to the VG classes. In this batch CIPCC, we had already completed GST introduction, supply under GST. Today we are going to learn about charges of GST. इसको हम तीन पार्ट्स में करने वाले हैं. तो पहला है लेवी, इसके साथ हम इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट सप्लाईज के बारे में पढ़ेंगे. दूसरा है RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, गुड्स और सर्विसेज दोनों पे कैसे लगता है. और तीसरा है कॉम्पोजिट स्कीम, जो पहले वैट में भी थी और इसमें भी है, जीएसटी में भी. ठीक है, तो अब सबसे पहले बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग हम ले लेते हैं यहाँ पे कि दो टैक्सेस लगते हैं अपने पे, एक आईजीएसटी और एक सीजीएसटी, जीएसटी अलॉन्ग विद एसजीएसटी. आईजीएसटी टैक्स गवर्न होता है बाय आईजीएसटी एक्ट और सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों एक दूसरे के रेप्लिका हैं. अगर आपने सीजीएसटी एक्ट पढ़ लिया तो स्टेट जीएसटी एक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज ऑलमोस्ट सेम है. सेंट्रल की जगह पे स्टेट वर्ड रिप्लेस हो जाता है. ये 18% चार्ज होता है, तो यहाँ पे 99% सीजीएसटी एक्ट और 9% एसजीएसटी. ठीक है, तब लेवी का जो सेक्शन रहेगा वो दोनों में सेम रहेगा, आईजीएसटी एक्ट में भी रहेगा और सीजीएसटी एक्ट में भी रहेगा. सिर्फ एक प्रोविजो का डिफरेंस है, बाकी रेस्ट ऑफ द ऑल सबसेक्शन आर रेप्लिकेटेड इन सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एक्ट. तो सेक्शन 5 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, subject to the provision of subsection 2 of this only, there shall be levy of tax called integrated goods and service tax. इसको शॉर्ट फॉर्म में IGST भी कहते हैं. ठीक है, ऑन ऑल इंटरस्टेट सप्लाईज. अब इंटरस्टेट सप्लाईज क्या होती हैं ये हमें एक समझना पड़ेगा कि इंटरस्टेट सप्लाईज पे IGST लगता है, ये इन्होंने क्लियर कर दिया. ठीक है, ऑफ गुड्स और बोथ एक्सेप्ट ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. तो जो 5 प्रोडक्ट थे हमारे, उनके अलावा लिकर पे भी फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ओनली, जैसे स्पिरिट है, अगर वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज हो रहा है और ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अलाउड नहीं है तो वो उस पर जीएसटी लगेगा, लेकिन ह्यूमन कंजम्पशन के लिए जो लिकर है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. ऑन द वैल्यू डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 15. तो वैल्यू ऑफ, यहाँ पे हमने चैप्टर भी है हमारा एक, वैल्यू ऑफ सप्लाई, तब हम उसका वैल्यूएशन देखेंगे कि किस वैल्यू पे लगता है. एट सच रेट नॉट एक्सीडिंग 40%. तो 40% से ज़्यादा नहीं लग सकता है, नॉट एक्सीडिंग 40%, ये एक्ट में प्रोविजन कर दिया. एज में बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल. तो काउंसिल रिकमेंड करती है. ठीक है, कौन करता है? काउंसिल रिकमेंड करेगी गवर्नमेंट को कि कौन से पे कितना परसेंट चार्ज करेगा, 0% लगेगा, 12% लगेगा, 18 लगेगा. तो हर एक का रिकमेंडेशन बाय काउंसिल रहता है इसमें. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. प्रोवाइडेड दैट द इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन गुड्स इंपोर्टेड शैल बी levied and collected in accordance with the provision of section 3 of custom tariff act. तो जैसे कस्टम से पहले सीवीडी था, वैट लगता था, वैसे ही जीएसटी भी लगेगा और इंटीग्रेटेड टैक्स आईजीएसटी ही लगेगा उस पर. ये हम सीजीएसटी एक्ट का सेक्शन 9 देखते हैं तो यहाँ पे कोई प्रोविजो नहीं है. दैट मीन्स कि ऑल इम्पोर्टेड गुड्स पे या इम्पोर्टेड सर्विसेज पे क्या लगने वाला है? आईजीएसटी एक्ट लगने वाला है. सबसेक्शन 2 पढ़ते हैं. इंटीग्रेटेड टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ पेट्रोलियम क्रूड. तो यहाँ पे इन्होंने जो बोला था सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2, तो ऊपर जो आ रहा है दिख रहा है सबसेक्शन 2, तो यहाँ पे वापस इन्होंने बोल दिया कि पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल, जो एरोप्लेन्स और उसमें लगता है फ्यूल, वो भी shall be levied with effect from such date as may be notified by the government. तो गवर्नमेंट ने अभी तक नोटिफाई नहीं किया है, इसीलिए अभी भी उस पर क्या चल रहा है? वैट एक्साइज अभी भी चालू है. किन प्रोडक्ट पे? पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल. अब सब सेक्शन 3 पे आते हैं. The government may, on recommendation of the council,
अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। तो यहाँ पे गवर्नमेंट रिकमेंडेशन किसकी काउंसिल पे क्या करेगी? स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सप्लाईज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोल दिया कि रिवर्स चार्ज पे लगेगा, किस पे? स्पेसिफिक कैटेगरीज पे। वो स्पेसिफिक कैटेगरीज क्या है हम इसके सब पार्ट 2 में पढ़ेंगे। And all the provisions of this act shall be applicable to such recipient as if he is the person liable to pay. Okay. फोर्थ वाले में बहुत अमेंडमेंट हुआ था, बिकॉज पहले ये ओमिट कर दिया गया था, फिर वापस इसको अमेंड करके एप्लीकेबल किया गया है। ठीक है, ये भी RCM 2.0 है। तो इसमें क्या बोला गया है कि वही गवर्नमेंट में ऑन रिकमेंडेशन काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफिक क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन who shall in respect of supply of specified goods category of goods and services, specific category of goods होना चाहिए, specific class of registered person होना चाहिए, received from an unregistered supplier। अगर वो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदते हैं तो क्या क्या हो गया? पहला स्पेसिफिक पर्सन, फिर आ गया स्पेसिफिक गुड्स, और तीसरा आ गया अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड पर्सन से हम कुछ खरीदते हैं, सप्लायर से कुछ खरीदते हैं, तो उस पर RCM लगेगा। पे द टैक्स ऑन RCM बेसिस। ठीक है, सब सेक्शन 5 में जाते हैं। द गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विसेज द टैक्स ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज विच शैल बी पेड बाय द इलेक्ट्रिक कॉमर्स ऑपरेटर। तो यहाँ पे 5वां सेक्शन क्या बोलता है? ई कॉमर्स के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने की बात क्या है? स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विसेज, यहाँ पे गुड्स की बात नहीं करी गई है। ठीक है, द टैक्स ऑन इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई के लिए ही which shall be paid by the e-commerce operator if such services are supplied through it not by it। ठीक है, तो जो हम Amazon, फ्लिपकार्ट देखते हैं, जोमेटो देखते हैं, अर्बन क्लैप देखते हैं, तो इन चार में से सर्विसेज जो देते हैं, जैसे अर्बन क्लैप और जोमेटो देता है डिलीवरी, फूड डिलीवरी की सर्विस देता है, अर्बन क्लैप बहुत सारी सर्विसेज की देता है, वैसे ही उन पे ही ये एप्लीकेबल है। ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ता है कि कौन रिस्पॉन्सिबल, अगर उनका परमानेंट इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है तो does not have physical presence in the taxable territory, any person representing such e-commerce, अगर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव है तो is liable for the payment of tax। ठीक है, अब CGST एक्ट में एक और इसके नीचे क्या प्रोविजन डाल दिया कि अगर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है देन अपॉइंट अ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका। IGST एक्ट सेक्शन 5 क्या बोलता है? पहला कि ऑल इंटरस्टेट सप्लाईज पे लगेगा। ठीक है, लिकर पे नहीं लगेगा, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है तो। और प्रोवाइड जो है एक इसका, प्रोवाइडेड दैट ऑल इंपोर्टेड गुड्स और सर्विसेज, इस पे भी IGST एक्ट लगेगा। ठीक है, सब सेक्शन 2 ने क्या बोला कि भाई 5 प्रोडक्ट हैं उन पे IGST एक्ट नहीं लगेगा। सबसे पहला पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, हाई स्पीड डीजल, नेचुरल गैस जो आपके घर में अगर CNG का पाइपलाइन है अदानी का तो वो, और हाई स्पीड एविएशन फ्यूल। ठीक है, सब सेक्शन 3 क्या बोलता है? RCM लगेगा ऑन स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स के केस में कुछ जैसे कैश्यू, टोबैको, और सर्विसेज के एग्जांपल में GTA नॉट योर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो, इट इज गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, एडवोकेट
and so on. We'll discuss the further in part 2. फोर्थ सबसेक्शन क्या बोलता है कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पर्सन के लिए, पर्सन अगर स्पेसिफिक गुड्स या फिर सर्विस लेते हैं फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर तो आरसीएम लगेगा उस पर, ठीक है। फिफ्थ है कि जो ऑनलाइन ई कॉमर्स है और वो सर्विसेज दे रहे हैं, तो इसमें अमेजोन कोई सर्विस देता है नहीं, वो गुड्स डिलीवर होता है थ्रू। अमेजोन नहीं होगा, फ्लिपकार्ट नहीं होगा, जोमेटो होगा और अर्बन क्लैप, अर्बन कंपनी करके भी है, ई कॉम सर्विसेज देते हैं, तो भी उस किसकी जिम्मेदारी है पे करने की, उस ई कॉम की जिम्मेदारी है टैक्स पे करने की, ठीक है। सेम ये सीजीएसटी एक्ट, इसमें सेक्शन 9 है और सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 एज इट इज रेप्लिका है ऑफ आईजीएसटी एक्ट, ओके। अब हम समझते हैं इंटरस्टेट सप्लाईज क्या होती है और इंट्रास्टेट सप्लाईज क्या होती है। आईजीएसटी एक्ट में उसका डेफिनेशन दे रखा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 क्या है, वो है प्लेस ऑफ सप्लाई। Where the location of supplier and the place of supply are in two different state, two different union territory, a state and a union territory shall be treated as supply of goods in the course of interstate trade। ठीक है, दो स्टेट के बीच में, दो यूनियन टेरिटरी के बीच में या फिर यूनियन टेरिटरी और स्टेट के बीच में क्या क्या है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर, अगर सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में है, डिफरेंट स्टेट में है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इंटरस्टेट ट्रेड हो जाएगा, ओके। सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर शैल बी ट्रीटेड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। तो ये इंटरस्टेट सप्लाईज कहलाएगी। क्या, इंपोर्टेड, तो पहला क्या हो गया, टू डिफरेंट स्टेट्स, सेकंड हो गया इंपोर्टेड, और तीसरा क्या बोलता है, सब सेक्शन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 सॉरी सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो पहले दो क्या हुए पॉइंट, गुड्स के लिए, अब तीसरा पॉइंट है सप्लाई के लिए, सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए। सेक्शन 12 भी सेम प्लेस ऑफ सप्लाई बताता है फॉर सर्विसेज। Where the location of two different state, union territory, a state and a union territory shall be treated as supply of service in the course of interstate trade and commerce, ठीक है। सबसेक्शन 4 वो भी इंपोर्टेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात करता है। सबसेक्शन 5 सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ when the supplier is located in India and the place of supply is outside India। प्लेस ऑफ सप्लाई अगर आउटसाइड इंडिया होता है और सप्लायर जो है वो इंडिया में बैठा है, तो ये कौन सा हो गया, एक्सपोर्ट। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर बोथ टू और बाय अ एसईजेड डेवलपर और अ एसईजेड यूनिट। तो अगर एसईजेड यूनिट या फिर डेवलपर टू और बाय कोई भी सर्विसेज देते हैं सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, तो वो इंटरस्टेट हो जाएगा। इन अ टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग एन इंट्रास्टेट सप्लाई नॉट कवर एल्सवेयर इन द सेक्शन। तो ये इन्होंने एक्सक्लूसिव दे दिया कि अगर को कहीं पे भी नहीं आ रहा है, तो अगर आईजीएसटी सीजीएसटी में नहीं है, इंट्रास्टेट सप्लाई का मतलब में नहीं फॉलो हो रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, आईजीएसटी में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि वो इंटरस्टेट सप्लाई ट्रीट होगा। और सेक्शन 5(1) के अकॉर्डिंग ऑल इंटरस्टेट सप्लाईज आर ट्रीटेड फॉर आईजीएसटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 8 दैट इज इंटरस्टेट सप्लाईज, तो वो भी सेम ही है, जो बचा हुआ रेस्ट वो अपना इंटरस्टेट सप्लाईज में आ जाएगा। एक बार पढ़ लेते हैं। लोकेशन ऑफ द सप्लायर आर प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी
shall be treated as interstate supply. ठीक है, provided that supply shall not be treated as interstate supply. अगर एक ही स्टेट में आपका एसईजेड जोन भी है और नॉन एसईजेड जोन भी है और वहीं पे ट्रांजिट हो रहा है तो क्या होगा, shall not be treated as interstate supply. अपन ने यहाँ पे सेक्शन 7 में क्या पढ़ा था, टू और बाय अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन shall be treated as supply of goods or service in the course of interstate. ठीक है, यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, shall not be treated as intrastate supply of goods to or by a SEZ developer. ठीक है, तो वो इंट्रा नहीं है. Goods imported into the territory of India till they cross custom frontier. ठीक है, supply made by tourist referred to in section 5. टूरिस्ट जो आते हैं उनको अगर हम कुछ सप्लाई करते हैं और वो उसका क्लेम लेते हैं, रिफंड लेते हैं टैक्स का, तो वो नहीं होगा. ये हम रजिस्ट्रेशन में पढ़ेंगे, कैजुअल टैक्स पेयर्स जो होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल है, रजिस्ट्रेशन में ये डिफाइन करेंगे. ठीक है, सबसेक्शन 2 सेम वही है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आर इन सेम स्टेट और सेम यूनियन टेरिटरी शैल बी ट्रीटेड एज इंटरेस्टेड सप्लाईज. ठीक है, और उसके आगे सेम एसईजेड को देता है तो, और बाय टू और बाय एसईजेड है तो इंटरेस्टेड सप्लाईज में काउंट नहीं होगा. फॉर दिस पर्पज द पर्सन हैज एन एस्टेब्लिशमेंट इन इंडिया आउटसाइड इंडिया. तो ये एक्सप्लेन कर रखा है कि पर्सन का मतलब क्या है और कैरिंग ऑन बिजनेस और इस परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का मीनिंग क्या है. ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस क्लास. वी विल कंटिन्यू विद द आरसीएम इन नेक्स्ट बैच.